हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का जो एचएससी बोर्ड के ट्वेल्थ स्टैंडर्ड है उसके लिए अकाउंट्स के बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऑब्जेक्टिव्स। लाओ स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव्स थोड़े बेसिक थियरी बता देता हूं, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सी फर्स्ट वन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है बेसिकली। हम जो बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। सपोज अगर मिस्टर बी पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी पे बिल ड्रॉ किया है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स बेचा है और मिस्टर बी कुछ टाइम मांगता है, 2 महीना 3 महीने के बाद मैं पेमेंट करूंगा, ऐसा मिस्टर बी बोलता है। तो फिर ए क्या करेगा, ए बोलेगा ओके फाइन, तू ये 2 महीने के बाद मुझे पे कर, बट देन एक पेपर में लिख के दे कि आई पे यू आफ्टर 2 मंथ्स, तो उसको हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो उस केस में क्या होता है, ए एक पेपर पे लिखेगा पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस की तू मुझे ये टाइम के बाद इतना अमाउंट देगा, और बी उसे एक्सेप्ट करेगा, उसको उस पर साइन करेगा कि ओके आई एम रेडी टू पे। तो बेसिकली हम जब बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इट इज मेड बाय सेलर, सेलर बनाता है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते हैं, इसमें 3 पार्टीज होते हैं। एक होता है सेलर, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉवर, क्योंकि वो बिल बनाता है। बिल कौन बनाएगा, ए बनाएगा, सेलर बनाएगा, तो वो हो गया ड्रॉवर। बिल किस पे बनता है, बी पे बनता है, बी इज कॉल्ड ड्रॉई, और दैट इज बायर, बायर जो है उसको ड्रॉई बोलते हैं। और कभी कभी बिल पे लिखा जाता है, लाइक सपोज अगर मिस्टर ए को मिस्टर सी को पैसे देने हैं, मिस्टर सी को पैसे देने हैं, तो ए बिल पे लिख देगा कि भाई तू मिस्टर बी को बोलेगा और एक ऑर्डर देगा कि तू सी को पे कर। तो सी जो होता है जिसको पैसे अल्टीमेटली मिलने वाले हैं, वो होता है पेई। आई होप दिस इज ओके। तो सेलर होता है ड्रॉवर, बायर होता है ड्रॉई, और जिस पार्टी को पैसे अल्टीमेटली मिलने वाले हैं वो होता है पेई। पेई इज अ पर्सन हु विल रिसीव द अमाउंट ऑफ द बिल। वेराज ये हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सिमिलरली अगर सपोज ये बिल अगर मिस्टर बी यानी बायर बनाता है, तो उसे प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। आई रिपीट, अगर सेलर बनाता है, ये सेलर है, तो उसे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। और सिमिलर डॉक्यूमेंट अगर मिस्टर बी यानी बायर बनाएगा, तो उसको हम प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोमिसरी नोट, जिसमें बी लिखेगा कि आई प्रॉमिस टू पे। बी लिखेगा, होता सेम ही है, पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सेलर बनाता है और प्रोमिसरी नोट में बायर बना के देगा सामने से कि भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ, आई प्रॉमिस टू पे सो एंड सो अमाउंट, तो उसको बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। उसमें 2 पार्टीज होते हैं, एक होता है मेकर जो बिल बनाएगा, दैट इज बी, और एक होता है पेई जो अल्टीमेटली पैसा रिसीव करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ए पैसा रिसीव करने वाला है तो वो पेई हो गया, लेकिन अगर पैसा कोई मिस्टर सी थर्ड पार्टी को देना तो वो पेई हो गया। और यही बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब इंडियन लैंग्वेजेस में बनता है तो उसको बोला जाता है हुंडी। ओके, इंडियन लैंग्वेजेस में बनेगा तो उसको हम हुंडी बोलते हैं। फाइन, आई होप दिस इज ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, बिल क्या होता है बेसिकली, 1 सेकेंड, इलिस्ट, ये पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं अभी। ओके, जैसे मैंने बताया था कि बिल में 2 पार्टी होते हैं, ड्रॉवर और ड्रॉई मेनली, और थर्ड पार्टी तो पे ही होता है, पर मेन ड्रॉवर ड्रॉई होता है जो इनिशियली इन्वॉल्व होते हैं बिल बनाने में। तो ड्रॉवर जो बिल बनाएगा, तो उसमें लिखा जाता है, ड्रॉवर जो बिल बनाएगा उसमें वो, 1 सेकेंड, हाँ, ड्रॉवर जो बिल बनाता है, तो इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, उसको बोलते हैं। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है, इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। ड्रॉवर सेलर उसमें लिखता है कि भाई यू पे मी और माई ऑर्डर, मतलब इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। एक ऑर्डर है जिसमें ड्रॉवर ड्रॉई को देता है और बोलता है भाई तू मुझे पे करेगा। अच्छा, फिर ड्रॉई को उसे साइन करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो उसके बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस 2 तरीके के होते हैं, जनरल एक्सेप्टेंस एंड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। जनरल मतलब अगर ड्रॉई उस बिल को उसी तरीके से एज इट इज एक्सेप्ट कर लेगा विदाउट एनी चेंजेस, तो उसको बोलते हैं जनरल एक्सेप्टेंस। लेकिन अगर वो कुछ क्वालिफाई करेगा, साइन करते वक्त, एक्सेप्ट करते वक्त कुछ कंडीशन डालेगा, कुछ चीजें लिखेगा, तो उसे दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड होता है एज टू टाइम। एज टू टाइम मतलब वो बोलेगा कि चलो सपोज ड्रॉवर ने 3 महीने के लिए बिल बनाया, पर ड्रॉई बोलेगा नहीं मुझे तो 4 मंथ चाहिए पेमेंट के लिए, तो वो एक्सेप्ट करेगा लेकिन लिखेगा मुझे 4 मंथ चाहिए, तो उसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड टाइम। क्वालिफाइड एज टू प्लेस मतलब, क्वालिफाइड एज टू प्लेस मतलब सपोज उसे बिल किसी पर्टिकुलर जगह पे करना है, तो वो बोलेगा ओके आई एम रेडी टू पे दिस अमाउंट एट दिस प्लेस, तो उसे कहते हैं क्वालिफाइड एज टू प्लेस।
अमाउंट, क्वालिफाइड एज टू अमाउंट का मतलब सपोज बिल बनाया 30,000 के लिए, पर ड्रॉई बोलेगा नो आई एम रेडी टू पे 20,000 ऑन द बिल, तो उसको बोलते हैं क्वालिफाइड एज टू अमाउंट। वो बोलेगा मुझे 30 नहीं, मुझे 20,000 के लिए एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट, एज टू पार्टीज, सपोज अगर जैसे हम बिल में कभी कभी थर्ड पार्टी का नाम लिख देते हैं, दैट इज पेई, कि ये पैसा इस पेई को मिलना चाहिए, तो अगर ड्रॉई बोलेगा नहीं, आई एम नॉट रेडी टू पे दैट अमाउंट टू दैट पर्टिकुलर पेई, सपोज ए सेलर है, बी बायर है, और सी पेई है, और ड्रॉई यानी बायर मतलब बी, वो बोलता है कि मैं सी को नहीं पे करूंगा, और किसी कोई भी चलेगा पर सी को नहीं पे करूंगा, तो दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइड एज टू पार्टीज। और लास्ट में होता है क्वालिफाइड एज टू कंडीशंस, मतलब अगर बायर बोलेगा आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द बिल, लेकिन मेरे कुछ कंडीशंस है, तो उसे हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइड एज टू कंडीशंस। ओके, आई होप दिस इज ओके। फिर ट्रीटमेंट ऑफ बिल पे आते हैं। बिल जब मिलता है उसके चार ट्रीटमेंट होते हैं, चार पॉसिबिलिटीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ड्रॉवर हूँ, सेलर हूँ, और मैंने बिल ड्रॉ किया है मेरे बायर पे, तो मैं, बायर जब एक्सेप्ट करके मुझे रिटर्न करेगा, तो उसका मैं क्या करूंगा बिल का, तो चार पॉसिबिलिटीज होते हैं। पहला पॉसिबिलिटी, मैं उसे रिटेन करूंगा, मतलब अगर बिल 3 मंथ्स का है तो मैं 3 मंथ्स तक उसे रिटेन करूंगा। दूसरा पॉसिबिलिटी होता है डिस्काउंटिंग, मतलब मैं उस बिल को डिस्काउंट करूंगा, बैंक को बेच दूंगा, इन शॉर्ट। थर्ड होता है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट मतलब मैं वो बिल किसी मेरे क्रेडिटर को एंडोर्स कर दूंगा, मुझे किसी पार्टी को पे करना है तो वो बिल मैं उसको पे कर दे दूंगा, तो इट इज एंडोर्समेंट। एंड लास्ट होता है सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब मुझे सपोज कलेक्शन का टाइम नहीं है, या मैं भूल जाऊंगा, या मेरे पास, मैं अपने काम में बिजी हूं, तो मैं मेरे बैंक को बोलूंगा कि भाई तू ये बिल ले, और ऑन ड्यू डेट मेरे ड्रॉइंग से पैसे कलेक्ट करके आना। तो बैंक यहाँ पे एज ए एजेंट हमारा काम करता है, और ऑब्वियसली दे चार्ज सम बैंक चार्जेस, नॉमिनल होते हैं, वो चार्ज करेंगे। तो ये चार पॉसिबिलिटीज होता है बिल का, तो वी कॉल इट ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स। फाइन, नेक्स्ट वन पे आते हैं, पॉइंट नंबर 6। ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। इसमें बिल के कितने टाइप्स होते हैं? तो पहला होता है ट्रेड बिल। ट्रेड बिल का मतलब होता है मैंने किसी को गुड्स बेचा है, और इसीलिए मैंने उस पर बिल ड्रॉ किया है, तो वो होता है ट्रेड बिल, यानी देयर इज अ ट्रेड बिहाइंड दैट बिल। दूसरा होता है अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल का मतलब होता है एक दूसरे को अकोमोडेट करना, मतलब हेल्प करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सपोज सपोज मेरे फ्रेंड को पैसे चाहिए, अब वो मेरे पास आता है और बोलता है कि भाई तू मुझे पैसे दे दे, मुझे इतने अमाउंट की जरूरत है। अब मेरे पास तो सपोज है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसे बोलूंगा चल ठीक है, पैसे तो नहीं दे पाऊंगा, पर देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू। कैसे हेल्प करूंगा? मैं उसके लिए बिल एक्सेप्ट कर दूंगा, ड्रॉई बन जाऊंगा, इवन दो देर इज नो परचेज सेल, उसके और मेरे बीच में कोई परचेज सेल नहीं है, फिर भी मैं कोई बिल उसके लिए एक्सेप्ट करूंगा, एज इफ कि मैं बायर हूं, एज इफ। अब वो क्या करेगा पार्टी, वो उसने मेरे से बिल लिया, सी मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, सपोज सपोज दो पार्टी है, ए और बी, यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ए और बी। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, सपोज बी को पैसे चाहिए, बी ने ए को अप्रोच किया, ये दोनों फ्रेंड्स होंगे। बी ने ए को अप्रोच किया, बोला भाई तू मुझे पैसे दे दे 1 लाख रुपीस। ए ने बोला मेरे पास तो पैसे है नहीं, पर मैं तुझे हेल्प जरूर करूंगा। कैसे? कि बी को बोलेगा कि भाई तू मेरे पे बिल ड्रॉ कर, तो ये हो गया ड्रॉवर, और ये हो गया ड्रॉइंग। बी ए को बिल देगा, ए वो बिल साइन करके बी को देगा। तो देखो यहाँ पे देर इज नो परचेज सेल, देर इज नो ट्रांजैक्शन, ये ऐसे ही बिल बनाया जा रहा है जस्ट टू हेल्प मिस्टर बी। अब बिल बी ए के पास आ गया, ए जाएगा बैंक में और उस बिल को डिस्काउंट करेगा, तो ए को, आई मीन सॉरी, बी को पैसे मिल जाएंगे, बैंक बी को पैसे दे देगा। तो दिस वे बी का काम इमिडिएटली हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं अकोमोडेशन बिल, जहां पे हम बिल बनाते हैं जस्ट टू अकोमोडेट, जस्ट टू हेल्प ईच अदर। ओके, तो वो होता है अकोमोडेशन बिल। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज इनलैंड बिल। इनलैंड बिल क्या होता है? इनलैंड बिल मतलब ऐसा बिल जहां पे ड्रॉवर ड्रॉई दोनों इंडिया में है, दैट इज कॉल्ड इनलैंड बिल। फिर नेक्स्ट होता है फॉरेन बिल। फॉरेन बिल, कंट्री लिख दिया यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक, इट इज फॉरेन बिल। फॉरेन बिल होता है जहां पे एक पार्टी एक कंट्री में है और दूसरा पार्टी दूसरे कंट्री में है, या इट इज ड्रॉन इन वन कंट्री एंड इट इज पेएबल इन अदर कंट्री। इंडिया में बनाया है फॉर एग्जाम्पल, और ऑस्ट्रेलिया में पे करना है, तो इट इज कॉल्ड फॉरेन बिल। फाइन, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं एग्जाम में। और ये लास्ट में बाद में बताऊंगा, फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आफ्टर डेट, या भी बता देता हूँ चलो। आफ्टर डेट बिल क्या होता है?
समझो बिल, फॉर एग्जाम्पल बिल ड्रॉ किया है, मैंने बिल ड्रॉ किया है से ऑन 5 जून, लेकिन बिल को पार्टी ने एक्सेप्ट किया है ऑन से 9th ले लेता हूं, 9th जून से ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया ऑन 9th जून। तो आफ्टर डेट बिल मतलब जो बिल का डेट है वहां से काउंटिंग करेंगे, उसका टर्म, उसका टाइम 2 मंथ्स 3 मंथ जो है वो मेरे एग्जांपल में 5th जून से काउंट किया जाएगा। दैट इज आफ्टर डेट बिल। और आफ्टर साइट मतलब जब देखा, तो हमने जब देखा, जब एक्सेप्ट किया, तो ड्रॉई ने कब एक्सेप्ट किया? 9th जून। तो 9th जून से काउंटिंग किया जाएगा, जो उसका 2 मंथ्स 3 मंथ्स होगा वो 9th जून से काउंट किया जाएगा, उसे बोलते हैं आफ्टर साइट बिल। और लास्ट होता है एट साइट या डिमांड बिल। नाम से पता चल रहा है कि इट इज डिमांड बिल, दैट मीन्स ऑन डिमांड यू हैव टू पे। चलिए, आई होप वी आर ओके विद द ऑब्जेक्टिव्स, ये थियोरी बेसिक। अब मैं आता हूं, ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, द पर्सन ऑन whom a bill is drawn is called ड्रॉइंग। जो बिल बनाता है वो ड्रॉवर होता है, और जिसपे बिल बनाते हैं, द पर्सन ऑन whom the bill is drawn is called ड्रॉइंग। बिफोर एक्सेप्टेंस द बिल इज कॉल्ड ड्राफ्ट। बिल ड्रॉइंग जब एक्सेप्ट करता है उसके पहले उसको ड्राफ्ट बोला जाता है, और फिर वो बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। When the due date of bill drawn falls due on a public holiday, the payment must be made on the preceding day. अगर बिल का जो लीगल ड्यू डेट है वो से पब्लिक हॉलिडे, फॉर एग्जांपल 15th अगस्त को लाई होता है, इफ इट फॉल्स ऑन 15th अगस्त से पब्लिक हॉलिडे, तो बिल का ड्यू डेट एक दिन पीछे किया जाता है, दैट इज 14th अगस्त। और अगर सडन हॉलिडे होगा तो नेक्स्ट डे, इमरजेंसी हॉलिडे या सडन हॉलिडे हुआ तो नेक्स्ट डे होता है। फोर्थ वन, द ड्यू डेट ऑफ द बिल ड्रॉन फॉर 2 मंथ्स ऑन 23rd November विल बी। अब देखो बिल कब बनाया गया है? 23rd November, वहां से 2 मंथ्स काउंट करो, 23rd November से 2 मंथ्स काउंट करो, तो 23rd December एंड 23rd Jan, तो ये हो गया 23rd Jan। अब उस पर 3 दिन ऐड करो ग्रेस डेज, तो 26th Jan, पर 26th Jan इज अ पब्लिक हॉलिडे, तो 25th Jan काउंट किया जाएगा। नोटिंग चार्जेस आर बोर्न बाय, बिल जब डिसऑनर होता है तो उस पर हम नोटिंग चार्जेस पे करते हैं, और वो नोटिंग चार्जेस कौन अल्टीमेटली बेयर करेगा? वो ड्रॉई को बेयर करना पड़ता है, क्योंकि ड्रॉई के वजह से ही बिल डिसऑनर हुआ है, तो अल्टीमेटली उसे ही बेयर करना पड़ता है। देयर आर डैश पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होते हैं, और प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टीज होते हैं, ध्यान रखना। व्हेन अ बिल इज ड्रॉन फॉर 2 मंथ्स आफ्टर डेट ऑन 3rd Jan, इट्स ड्यू डेट विल बी आफ्टर डेट, मतलब जो बिल का डेट है वहां से हम काउंट करेंगे। तो 3rd Jan से काउंट करो, तो कितना मंथ है? 2 मंथ्स, तो 3rd Feb एंड 3rd March, तो 3rd March एंड 3 ग्रेस डेज, तो 6th March। नोटरी पब्लिक एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है जिसके पास हम डिसऑनर को फैक्ट रिकॉर्ड करने जाते हैं कि भाई द बिल इज डिसऑनर्ड बाय ड्रॉई। When acceptor or drawee does not pay the amount of the bill to the holder on the due date, it is known as dash the bill. It is dishonoring the bill. अगर ड्रॉई पेमेंट नहीं करता है तो हम बोलते हैं the bill is dishonored. The person who accepts the bill treats the bill as bills payable. जो एक्सेप्ट करेगा उसके लिए तो पेएबल ही होगा, और जो ड्रॉ करता है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल होता है। One word, 3 extra days which are allowed over and above the terms of bill, grace days। जो एक्स्ट्रा डेज देते हैं उसे हम ग्रेस डेज बोलते हैं। Fees charged by notary public for getting the fact of dishonor noted, noting charges, इसे हम noting charges बोलते हैं। A person who is entitled to receive the amount of bill, payee, जिसे पैसा मिलता है, that person is called payee। A person in whose favor bill is endorsed, जो एंडोर्स करता है, अगर मैं बिल किसी को ट्रांसफर करूं तो मैं हो गया एंडोसर, और जिसको देता हूं वो होता है एंडोसी। जिस पर्सन को मैं देता हूं वो पर्सन को बोला जाता है एंडोसी। ऑफिसर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट फॉर नोटिंग ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल, नोटरी पब्लिक। जिस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है उस ऑफिसर को बोला जाता है नोटरी पब्लिक। कैंसिलेशन ऑफ बिल ऑन मेच्योरिटी इन रिटर्न ऑफ अ न्यू बिल फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, मतलब ओल्ड बिल कैंसिल करके हम न्यू बिल बनाते हैं तो उसको बोलते हैं रिन्यूअल, दैट इज कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल। Bills of exchange drawn and accepted without any valuable consideration, accommodation bill। accommodation bill मैंने बताया था
कि ट्रेड बिल, देखिए यहाँ पे ही है ट्रेड बिल, अकोमोडेशन बिल। तो ये जो अकोमोडेशन बिल होता है वो जस्ट अपने फ्रेंड्स को या किसी को हेल्प करने के लिए बनाया जाता है। ओके, उसमें कोई परचेज या सेल का बैकअप नहीं होता है, वो जस्ट एक हेल्प करने के लिए किया जाता है। पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ द बिल, जिसके पास बिल होता है उस पर्सन को बोला जाता है होल्डर, होल्डर ऑफ बिल। कन्वर्जन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इनटू प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब सपोज मेरा बिल 3 महीने का बाद का, उसमें ड्यू डेट है, पर मैं उस बिल को आज के आज ही ऑनर पैसे ले लेता हूं, तो दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। हम बैंक में जाके आज पैसे ले लेते हैं, बेच देते हैं बिल को, दैट इज कॉल्ड बिल डिस्काउंटिंग। अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम ड्रॉई ऑन अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। ड्रॉई जब इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उससे पैसे नहीं मिलते हैं सर्टन अमाउंट से, 30, 40, 50%, कुछ भी एक अमाउंट है जो ड्रॉई नहीं पे कर पाता है, दैट इज बैड डेट्स फॉर ड्रॉवर। और वही चीज ड्रॉई के एंगल से अगर बात करेंगे तो उसे डेफिशिएंसी बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी। यहाँ पे ड्रॉई के एंगल से पूछा गया है, बी केयरफुल, ये एडजस्टमेंट थोड़ा सा ट्रिकी है। स्टूडेंट्स ऑफन यहाँ पे बैड डेट्स लिख देते हैं। बैड डेट्स ड्रॉवर के एंगल से होता है और ड्रॉई के एंगल से इट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी। True or false? Inland bill is one which is drawn in one country and payable in another country. False. The इस बिल को तो फॉरेन बिल बोलते हैं if it is drawn in one country and drawn in another and payable in another country. Retirement of bill means payment of the bill before due date. True. अगर ड्यू डेट के पहले ड्रॉई पे कर देगा तो हम उसे रिटायरमेंट ऑफ बिल बोलते हैं। ड्रॉई कैन ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ बिल। फॉल्स। ड्रॉई नहीं, ड्रॉवर कर सकता है ट्रांसफर, क्योंकि बिल तो ड्रॉवर के पास होता है, ड्रॉई तो साइन करके ड्रॉवर को दे देता है। तो ड्रॉई कैन ट्रांसफर इज फॉल्स, ड्रॉवर कर सकता है। एक्सेप्टेंस ऑफ बिल विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ द बिल इज कॉल्ड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। फॉल्स। अगर हम विदाउट एनी चेंज, ड्रॉई अगर बिल को एक्सेप्ट करता है तो उसे हम बोलते हैं अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। डिस्काउंटिंग इज अ डिवाइस टू कन्वर्ट द बिल इनटू प्रेजेंट वैल्यू। ट्रू। हम जब बिल बैंक के पास डिस्काउंट करते हैं तो जो पैसे मुझे 3 महीने बाद मिलने वाले, फॉर एग्जांपल, वो आज मिल जाता है, प्रेजेंट में मिल जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द एक्सेप्टर ऑन ड्यू डेट। ट्रू। सपोज अगर मैं ड्रॉवर हूं, बिल मेरे पास है, तो ऑन ड्यू डेट मुझे एक्सेप्टर को, मतलब ड्रॉई को बिल प्रेजेंट करना पड़ता है उसके पास, उसको बोलना पड़ेगा ले भाई बिल ले और पैसे दे, तो दैट इज कॉल्ड it should be presented to true. If a bill is discounted by the holder, no entry is passed in the books when the bill is honored on the due date. तो ये भी ट्रू है। देखिए, इफ अ बिल इज डिस्काउंटेड, सपोज ये मिस्टर ए ड्रॉवर है, मिस्टर बी ड्रॉई है, बिल किसके पास था? ओरिजिनली बी ने ए को बिल दिया था, ओके, फिर ए बैंक में गया, उसने बिल को डिस्काउंट कर दिया, तो अब बिल किसके पास है? बैंक के पास। अब ऑन ड्यू डेट बी किसको पे करेगा? बैंक को। तो अगर बी बैंक को पे कर देता है तो ए के बुक्स में क्या होगा? ए के बुक्स में नो एंट्री, तो ए के बुक्स में नो एंट्री होता है, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, नोटिंग चार्जेस आर टू बी बोर्न बाय ड्रॉवर। फॉल्स। अल्टीमेटली ड्रॉई को बेयर करना पड़ता है, तो दिस इज फॉल्स। इफ अ बिल इज ड्रॉन पेबल ऑन डिमांड, तो नो ग्रेस डेज आर अलाउड। ट्रू, क्योंकि जो डिमांड बिल होता है वो तो ऑन डिमांड पे करना पड़ता है, तो उसमें देर इज नो grace days. There are 3 parties to a promissory note. False. There are 2 parties to promissory note. Next one, find the odd one. First one, retaining, noting, discounting, endorsing. तो इसमें noting is the odd one, क्योंकि देखिए मैंने बताया था बिल के 4 ट्रीटमेंट होते हैं। या तो हम रिटेन करते हैं, दैट इज ये वाला केस, या तो हम डिस्काउंटिंग करते हैं, ये वाला केस, या तो हम एंडोर्स करते हैं, ये वाला केस, और लास्ट ऑप्शन, या तो हम बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन करते हैं। तो नोटिंग इज नॉट अ ट्रीटमेंट, वो डिसऑनर पे किया जाता है, वेर एज रिटेनिंग, डिस्काउंटिंग, एंडोसिंग इज ट्रीटमेंट ऑफ बिल। नेक्स्ट वन, ट्रेड बिल, अकोमोडेशन बिल, आफ्टर डेट बिल एंड डिमांड बिल। तो इसमें डिमांड बिल इज ऑड वन। रीजन, ट्रेड बिल, अकोमोडेशन बिल, आफ्टर डेट बिल में ग्रेस डेज ऐड किए जाते हैं, पर डिमांड बिल में देयर इज नो ग्रेस डेज टू बी एडेड, ग्रेस डेज नहीं ऐड करते हैं। नेक्स्ट वन, नोटरी पब्लिक, ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई। तो ड्रॉवर, ड्रॉवर, पेई जो होता है वो हम जैसे नॉर्मल पर्सन होते हैं, लेकिन नोटरी पब्लिक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, तो इसीलिए दिस इज ऑड वन। बाकी तीनों नॉन गवर्नमेंट है और नोटरी पब्लिक गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो ये गवर्नमेंट वर्सेस नॉन गवर्नमेंट वाली बात है। नेक्स्ट वन, डिस्काउंटिंग चार्जेस, रिबेट, बैंक चार्जेस और नोटिंग चार्जेस। तो नोटिंग चार्जेस इसमें ऑड वन है,
रीजन, डिस्काउंटिंग चार्जेस में पैसे कट के आते हैं, रिबेट में भी पैसे कट के आते हैं, बैंक चार्जेस में भी पैसे कट के आते हैं। ये तीनों में जब बैंक हमसे, बैंक चार्जेस कब होता है, जब हम बिल बैंक को देते हैं फॉर कलेक्शन, तो बैंक पैसा लेके हमारे से कट करेगा और फिर हमें नेट अमाउंट देता है। पर नोटिंग चार्जेस में वी हैव टू पे द अमाउंट। तो फर्क समझ रहे हैं? डिस्काउंटिंग में, रिबेट में, बैंक चार्जेस में हमें पैसे मिलते हैं और पैसे कट होके आते हैं, लेकिन नोटिंग चार्जेस में वी हैव टू पे द अमाउंट, ड्रॉवर को पे करना पड़ता है। तो इसीलिए ये ऑड वन है। नेक्स्ट वन, स्टैंप, एक्सेप्टेंस अमाउंट और ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट इज ऑड वन, क्योंकि स्टैंप, एक्सेप्टेंस और अमाउंट ये सब बिल के पार्ट होते हैं, वेराज ड्राफ्ट तो बिल को बोलते हैं बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। स्टैंप, एक्सेप्टेंस, अमाउंट क्या होता है, बिल के पार्ट की, बिल में स्टैंप होना चाहिए, बिल में अमाउंट होना चाहिए, बिल शुड बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉइंग। लेकिन ड्राफ्ट क्या होता है, बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड ड्राफ्ट। नेक्स्ट वन, मेकिंग पेमेंट ऑफ बिल बिफोर द ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी इज नोन एज रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट, हम जब बिल को ड्यू डेट के पहले पे करते हैं तो इट इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ बिल। Person whose liabilities are more than his assets and is not in a position to pay off his liabilities। अगर तुम्हारे लाइबिलिटीज ज्यादा है और एसेट कम है तो उस पर्सन को क्या बोला जाता है, इंसॉल्वेंट पर्सन। उस पर्सन को हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन। अमाउंट दैट कैन नॉट बी पेड बाय एक्सेप्टर ऑन अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी इज नोन एज। अगर एक्सेप्टर जो अमाउंट पे नहीं कर पाता है तो हम उसे कहते हैं, वी कॉल इट डेफिशिएंसी। और ड्रॉवर के एंगल से बैड डेट्स, पर ड्रॉई के एंगल से, ये ड्रॉई के एंगल से है, एक्सेप्टर के एंगल से, तो वी कॉल इट डेफिशिएंसी। अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल आफ्टर सर्टेन पीरियड इज नोन एज। जो बिल एक सर्टेन पीरियड के बाद हम देते हैं तो उसे हम बोलते हैं आफ्टर डेट बिल। आफ्टर डेट बिल। नेक्स्ट वन, अ बिल विच इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विद वैल्यूएबल कंसिडरेशन इज नोन एज ट्रेड बिल। इसे हम ट्रेड बिल बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ट्रेड बिल। नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज ड्रॉवर। जो बिल बनाता है उसको हम ड्रॉवर बोलते हैं, और जिस पे बिल बनता है दैट पर्सन इज कॉल्ड ड्रॉई। अ बिल हुज ड्यू डेट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। जब एक्सेप्टेंस से बोलते हैं तो इट इज कॉल्ड आफ्टर साइट। इट इज कॉल्ड आफ्टर साइट बिल। ये सब हमने थ्योरी डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। रिकॉर्डिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल इज नोन एज नोटिंग। जब बिल डिसऑनर होता है तो हम गवर्नमेंट ऑफिसर के पास उसको, उसका नोटिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड नोटिंग। When drawee accepts the bill payable at a particular place only, it is known as qualified. It is known as qualified as to place. Qualified as to place. Fees charged by the bank for collection of bill on behalf of holder is known as bank charges. Bank charges. Next one. पॉइंट नंबर एफ तो वन सेंटेंस है। नेक्स्ट पे आते हैं पॉइंट नंबर ई, जी पे आते हैं, सॉरी। हाँ, अग्री और डिसअग्री। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ कंडीशनल ऑर्डर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ कंडीशनल ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, क्योंकि ड्रॉवर ड्रॉई को अनकंडीशनल ऑर्डर देता है तो इट इज फॉल्स। इट इज अनकंडीशनल ऑर्डर। द पार्टी विच इज ऑर्डर टू पे द अमाउंट इज नोन एज पे। फॉल्स वो होता है ड्रॉई। अग्री डिसअग्री ना, तो फॉल्स नहीं, डिसअग्री। तो ये भी डिसअग्री है बेसिकली, डिसअग्री। द पर्सन इन हुज फेवर द बिल इज एंडोस्ड इज नोन एज एंडोसी अग्री। हम जिसे ट्रांसफर करते हैं वो पार्टी को एंडोसी बोला जाता है, और जो ट्रांसफर करता है उस पार्टी को एंडोसर बोला जाता है। रिबेट और डिस्काउंट गिवन ऑन रिटायरिंग अ बिल इज इनकम टू द ड्रॉई। ट्रू, अग्री। ड्रॉई अगर ड्यू डेट के पहले पे करता है तो ड्रॉवर उसे उससे कम पैसे चार्ज करता है, दैट इज कॉल्ड रिबेट। अ बिल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेटर इज कॉल्ड बिल्स पेएबल। ये ट्रू है। ड्रॉई जो होता है वो डेटर होता है, क्योंकि उस पार्टी से पैसे लेने हैं। जी, बिल कौन ड्रॉ करता है, ड्रॉवर कौन होता है, ड्रॉवर, ड्रॉवर होता है सेलर। और ड्रॉई कौन होता है, ड्रॉई होता है बायर। तो बायर के एंगल से, बायर जब बिल को पे करेगा बिफोर द ड्यू डेट, इट इज, तो उस पे जो रिबेट मिलता है वो ड्रॉई के लिए, बायर के लिए इनकम होता है, तो इट इज ट्रू, अग्री, बेसिकली अग्री। इन केस ऑफ बिल ड्रॉन पेएबल ऑन डिमांड, नो ग्रेज इज अलाउड। अग्री, क्योंकि इट इज पेएबल ऑन डिमांड तो उस पे ग्रेजेज नहीं होता है। अ बिल इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉवर, डिसअग्री। बिल को एक्सेप्ट कौन करेगा, ड्रॉई।
बायर एक्सेप्ट करता है, ड्रॉवर नहीं। A bill of exchange need not be dated. Disagree. बिल ऑफ एक्सचेंज जब बनता है तो उसमें डेट लिखा जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज जब बनता है तो उसमें डेट लिखा जाता है, तो ये भी डिसअग्री है। A bill before acceptance is called promissory note. Disagree. It is called draft. Renewal is request by drawee to extend the credit period of the bill. Agree. रिन्यूअल में क्या होता है, ड्रॉई रिक्वेस्ट करता है ड्रॉवर को कि भाई तू अपना इसका बिल का पीरियड बढ़ा दे, तो दैट इज इट्स अ रिक्वेस्ट बाय द ड्रॉई, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए एच पे आते हैं। गणेश ड्रॉज अ बिल फॉर 40,260 rupees on 15th Jan 2020 for 50 days. He discounted the bill with the bank at 15% on the same day. Calculate the amount of discount. तो डिस्काउंट कैलकुलेट करो, तो 40,260 पे 15% फॉर 50 days, फॉर 50 days, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 40,260, अच्छा इसमें 366 आएगा। रीजन ये लीप ईयर है, देखो 15 Jan 2020, तो फेब में 29 डेज होगा। 40,260 इंटू 15% इंटू 50 डिवाइड बाई 366, तो आंसर है 825। ओके, 825 is the answer. Shefali draws a bill on Maya for 30,000 on 1st October payable after 3 months. तो बिल का पीरियड 3 months का है। Calculate the amount of discount in the following cases. Shefali traders discounted the bill on the same day at 12% per annum. Same day discount कर दिया, तो 30,000 पे डिस्काउंट का अमाउंट क्या होगा, 30,000 पे 12%, 12% फॉर 3 months, क्योंकि बिल फर्स्ट डे डिस्काउंट कर दिया है, तो ये है 900। नेक्स्ट केस में शेफाली ट्रेडर्स डिस्काउंटेड द बिल ऑन 1st November, मतलब एक महीने बाद डिस्काउंट किया ना। तो देखो बिल यहाँ पे ड्रॉ किया है, उसका ड्यू डेट 3 months यहाँ पे है, और हमने एक महीने बाद डिस्काउंट किया है, तो बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट फॉर दिस पीरियड, दैट इज 2 months। इस केस में ये 3 months के जगह पे हम 2 months कर देंगे, तो ये अमाउंट आ जाएगा 600। एंड लास्ट केस में शेफाली ट्रेडर्स डिस्काउंटेड द बिल ऑन 1st December। 1st October का बिल है, 1st December मतलब 2 महीने बाद डिस्काउंट किया, तो 1 month का डिस्काउंट का चार्ज किया जाएगा, तो इसे हम कट करके 1 month कर देंगे, तो अमाउंट इज 300। नेक्स्ट वन, Veena, who had accepted Sudha's bill for 28,000, was declared bankrupt and only 35 paise in a rupee could be recovered from her estate. Calculate the amount of bad debts. तो सिंपल है, 28,000 का बिल है and only 35% in a rupee could be recovered. 35% हम रिकवर कर पाए, which means 65% हमने रिकवर नहीं किया, तो 28,000 का 65% होता है 18,200, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ bad debts. Nitin renewed his acceptance for 72,000 by paying 22,000 in cash and accepting a new bill for the balance plus interest. तो देखो 72,000 का बिल था और रिन्यूअल में कितना कैश पे कर रहा है पार्टी, 22,000 इज पेइंग इन कैश एंड एक्सेप्टिंग अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस, तो बिल कितने के लिए बनेगा, रिमेनिंग के लिए, विच मीन्स 50,000 के लिए बिल बनेगा, 50,000 के लिए बिल बनेगा एट for the balance plus interest at 18% per annum for 4 months, तो 18% इंटरेस्ट भी चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑलवेज रिमेनिंग अमाउंट पे चार्ज होता है, तो 50,000 पे 18% फॉर 4 months, तो ये हो गया 50,000 पे 18% फॉर 4 months, तो 3,000, और वो हम बिल में ऐड कर देंगे 3,000, तो टोटल बिल कितने का ड्रॉ होगा, बिल ड्रॉ होगा 53,000 का, bill will be drawn for 53,000. Next one, Nisha's acceptance for 16,850 sent to bank for collection was honored and bank charges debited were 125. Find out the amount actually received by the drawer. तो सिंपल है, बैंक क्या करेगा, 16,850 में से अपना बैंक चार्जेस 125 लेस कर देगा और ड्रॉवर को कितना देगा, 16,725. A bill of 16,000 was drawn by Keshav on Gopal on 12th June for 2 months.
what will be the due date if all of a sudden the legal due date is declared as emergency holiday? अगर सडन हॉलीडे आया है तो नेक्स्ट डे लिया जाता है। तो 12 जून का बिल है, 2 मंथ्स ऐड करो, तो जुलाई एंड अगस्त, तो 12 अगस्त, 3 दिन ऐड करो तो 15 अगस्त। और क्वेश्चन में लिखा गया है कि सडन हॉलीडे, इसीलिए मैं नेक्स्ट डे ले रहा हूँ 16th। कुछ नहीं लिखा होता तो 15 अगस्त इज अ पब्लिक हॉलीडे, तो हम 14 अगस्त लेते हैं। पर इसमें क्लियरली लिखा गया है कि इट इज अ सडन हॉलीडे, तो इसका मतलब वो पब्लिक हॉलीडे नहीं है, ऐसा क्वेश्चन मान के चल रहा है। तो 15 अगस्त का 16 अगस्त होगा क्योंकि ये सडन हॉलीडे था। फाइन, नेक्स्ट वन। चलिए ये भी हो गया। अब इस पे आते हैं। इस पे मैंने बताया था कि इस पे पहले आ जाते हैं, चलो यही कंप्लीट करते हैं जी। डेट ऑफ ड्राइंग दिया है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया है, और 60 डेज आफ्टर डेट। आफ्टर डेट और आफ्टर साइट दो मैंने बताया था। आफ्टर डेट में जब आफ्टर डेट होता है, आफ्टर डेट होता है तो डेट ऑफ ड्राइंग द बिल से काउंट किया जाएगा, और जब आफ्टर साइट होता है तो एक्सेप्टेंस से हम काउंट करते हैं। तो देखो ये है आफ्टर डेट, तो हम कहां से काउंट करेंगे? हम डेट ऑफ ड्राइंग दैट इज 30th जैन से काउंट करेंगे। 60 डेज मतलब 63 डेज मुझे ऐड करना है, 3 ग्रेस डेज। तो जैन में हम 1 डे ऐड कर सकते हैं जैन में, तो बचा 62 डेज। फेब में ये लीप ईयर नहीं है तो फेब में हम 28 डेज ऐड करेंगे, तो कितना डेज बचा? 4, ये 34 डेज बचा, ये फेब गया। मार्च में हम 31 डेज ऐड करेंगे, तो बचा थर्ड, 3 दिन बचा, तो अप्रैल 3 अप्रैल 2019। आई होप दिस इज ओके। नेक्स्ट है डेट ऑफ ड्राइंग दिया है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया है, पर इंपॉर्टेंट पार्ट है 3 मंथ्स आफ्टर साइट। तो साइट मतलब हम एक्सेप्टेंस से काउंट करेंगे, एक्सेप्टेंस। तो 21 अगस्त से 3 मंथ्स, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो 24th नवंबर 2019। नेक्स्ट वन 20 नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट वन है 1 मंथ आफ्टर डेट। आफ्टर डेट मतलब डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल से, दैट इज 23 दिसंबर। तो 23 दिसंबर से 1 मंथ, 23 जैन एंड प्लस 3 डेज, तो 26 जैन। पर 26 जैन क्या है? पब्लिक हॉलीडे, इसीलिए 25 जैन लिया जाएगा। 25 जैन बिकॉज 26 जैन इज अ पब्लिक हॉलीडे, और पब्लिक हॉलीडे में हम प्रीवियस डे, पीछे का दिन लेते हैं, प्रीसीडिंग डे लिया जाता है। नेक्स्ट वन है आफ्टर डेट। आफ्टर डेट मतलब डेट ऑफ ड्रॉइंग, वहां से काउंट करेंगे। ओके, आफ्टर साइट रहा तो एक्सेप्टेंस है। हाँ, तो 1 मंथ आफ्टर डेट तो 28 जैन, तो 28 जैन से 1 मंथ होता है 28 फेब। 28 फेब, ये लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है, ध्यान रखना, लीप ईयर नहीं है। तो 28 फेब और 3 दिन ग्रेस डेज, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 मार्च, 3 मार्च। ओके, इसमें पीछे बुक में आई थिंक आंसर 2 मार्च लिखा गया है, पर वो नहीं है। अगर वो लीप ईयर होगा, लीप ईयर, तो काउंट किया जाएगा। या इसमें या तो ये मिस्टेक होगा 19, ये 20 होना चाहिए, तो बुक से मैच होगा, क्योंकि देखो एक्सेप्टेंस 20 है। तो अगर मैं वो करेक्शन करता हूं, अगर मैं करेक्शन करता हूं, सपोज करेक्शन करता हूं, दैट इज मैं ये डेट को चेंज करके इसको मैं 20 कर देता हूँ, 20। हाँ, तो ये लीप ईयर हो गया है, तो लीप ईयर में 1 मंथ काउंट करो। 28 जैन से 1 मंथ होता है 28 फेब, और फिर 3 दिन ग्रेस डेज ऐड करो, तो 29 फेब, 1 मार्च और 2 मार्च, तो ये डेट आ जाएगा 2 मार्च 2020। नेक्स्ट वन 45 डेज आफ्टर डेट। आफ्टर डेट मतलब डेट ऑफ बिल। 45 डेज मतलब मुझे फिर 3 दिन वो भी तो ऐड करना है, ग्रेस डेज, तो 48 डेज ऐड करना है 30 जून से। तो जुलाई का 31 डेज, जुलाई का 31, तो 17 अगस्त, जुलाई का 31, तो 17 अगस्त 19, ये होगा हमारा लीगल ड्यू डेट। फाइन, ओके, आई होप ये ओके है। आई थिंक ये सेकंड पार्ट तुम खुद कर सकोगे, तो ये पार्ट मैं छोड़ देता हूँ, खाली नॉमिनल ड्यू डेट और लीगल ड्यू डेट बता देता हूँ। नॉमिनल ड्यू डेट में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने बिल ड्रॉ किया है से 21 जैन, और बिल 2 मंथ्स का है, तो इसका ड्यू डेट क्या होगा? 21 मार्च। तो दिस इज कॉल्ड नॉमिनल ड्यू डेट, और इस पे हम 3 डेज ऐड करेंगे, तो हमें मिलता है लीगल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट। तो बस यही ये डिफरेंस है, और बाकी हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। राइट, ओके, विद दिस आई स्टॉप द वीडियो, यू ऑल कीप ऑन रिवाइजिंग। चलो बाय।